नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मंत्रा पर। आज हम समीक्षा अधिकारी 2021 के दूसरे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जो 6 जनवरी 2022 को हुआ था। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले सॉल्व कराया जा चुका है। अगर आप लोगों ने देखा ना हो तो उसे भी जाके देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, स्कार्बिकम, पायरिडोनिन। तो इसका ऑप्शन सही है आपका सी नंबर, स्कार्बिकम। देखिए, विटामिन सी दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। इसका जो स्रोत है नींबू, टमाटर, संतरा, ब्रोकली है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मृग तृष्णा किसके कारण निर्मित होता है? प्रकीर्णन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, डॉपलर के प्रभाव के कारण। तो इसका ऑप्शन सही है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। देखिए, मृग तृष्णा का तात्पर्य आंखों को भ्रम, अर्थात जब कोई चीज वास्तव में ना होकर भ्रम की स्थिति बनाए उसे मृग तृष्णा कहते हैं। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, हीरे का चमकना, ये सारे आंतरिक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बाबर के समकालीन कौन दक्कन का प्रसिद्ध शासक था? हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय। तो इसका ऑप्शन सही है कृष्णदेवराय। देखिए, और इसी के साथ मुगल सम्राट बाबर ने अपनी जीवनी में, बाबरनामा में, कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अगला प्रश्न। आगरा के उस प्रसिद्ध नेत्रहीन कवि का नाम बताइए जिसने कृष्ण वैभव की गाथा गाई। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य, रामानुजम। तो इसका ऑप्शन सही है आपका सूरदास। अगला प्रश्न। खालसा कहे जाने वाला योद्धाओं का समुदाय किस सिख गुरु के अंतर्गत बना है? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु हरगोविंद जी। तो इसका ऑप्शन सही है गुरु गोविंद सिंह जी। क्या ऑप्शन सही इसका? सी नंबर, गुरु गोविंद सिंह जी। देखिए, ये 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, दिल्ली, बुलंद दरवाजा। तो इसका ऑप्शन सही है जामा मस्जिद। अकबर के शासनकाल में जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण नहीं हुआ था। देखिए, आगरा का किला, फतेह बहादुर सीकरी और बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के शासनकाल के दौरान इनका निर्माण हुआ था, और जबकि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न। एक भक्ति संत रहस्यवादी कवियत्री मीराबाई रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प चुनकर कीजिए। ऑप्शन ए गुजरात के एक पुजारी की बेटी थी। ऑप्शन बी इनका जन्म का राजपूत शाही परिवार में हुआ और इनका विवाह राजपूत राजा से हुआ। ऑप्शन सी एक महान राजपूत स्त्री थी जिनका विवाह कभी नहीं हुआ। ऑप्शन डी एक गुजराती राजपूत परिवार से थी और इनका विवाह एक सामान्य जन से हुआ। तो इनका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, इनका जन्म राजपूत शाही परिवार में हुआ था और इनका विवाह एक राजपूत राजा से हुआ था। ठीक, मीराबाई का जन्म राजपूत शाही परिवार में जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से हुआ था। मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल्ला, आर्यभट्ट। तो इसका ऑप्शन सही है भास्कर। अगला प्रश्न। संपूर्ण क्रांति की कल्पना किसने प्रतिपादित की? बाल गंगाधर तिलक ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, लाला लाजपत राय ने। तो इसका ऑप्शन सही है जयप्रकाश
नारायण, बी ऑप्शन सही इसका, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, देखिए जयप्रकाश नारायण को हम जेपी या लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिजन डायरी में लिखा है कि संपूर्ण क्रांति 7 क्रांतियाँ अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक व बौद्धिक, शैक्षिक तथा आध्यात्मिक का एक संयोजन है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा की घोषणा 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में की थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो इसका ऑप्शन सही है भारत का उच्चतम न्यायालय, सी ऑप्शन सही होगा। देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक भारत का उच्चतम न्यायालय है। यह अनुच्छेद 32 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था इसमें। और फिर अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र का वर्णन किया गया। इसके तहत उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। फिर अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक माना जाता है। देखिए, एक श्रमिक नेता जो भारत के राष्ट्रपति बने और उनके नाम पर राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान है, वह कौन थे? बीबी गिरी, बी संजीव रेड्डी, के आर नारायण, जाकिर हुसैन। तो इसका ऑप्शन सही है आपका बीबी गिरी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी एक श्रमिक नेता थे। इन्होंने राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान जो इनके नाम पर था, रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय था जिसे 1974 में स्थापित किया गया। यह नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहले इसको 1995 में राष्ट्रीय श्रम संस्थान के नाम से जाना जाता था। बाद में इस संस्थान का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी के नाम पर कर दिया गया। अगला प्रश्न, ग्वालियर शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया और जीवाजीराव सिंधिया। देखिए, इसका ऑप्शन आयोग ने जीवाजीराव सिंधिया माना। ठीक है, लेकिन असलियत ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। इसका देखिए 8वीं शताब्दी में राजपूत राजा सूरसेन जो पाल कछवाए थे ने ग्वालिपा नाम के एक आयुर्वेद विशेषज्ञ संत के नाम को अमर करने के लिए ग्वालियर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, ग्वालियर शहर में स्थित जय विलास पैलेस की स्थापना 1874 में जीवाजीराव सिंधिया द्वारा की गई थी। तो आयोग ने इसको माना है, जबकि ये गलत है। तो जो आयोग मान रहा उसको हमें भी मानना पड़ेगा। तो चलिए, ये अगला प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? पुणे, रायगढ़, कारवार, पुरंदर। इसका ऑप्शन सही है आपका रायगढ़, बी ऑप्शन सही है इसका। देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की राजधानी रायगढ़ थी। रायगढ़ किले में शिवाजी को 1674 ईस्वी में छत्रपति का ताज पहनाया गया और शिवाजी महाराज का जन्म फरवरी 1630 ईस्वी को जो वर्तमान महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेर महल में हुआ था। उन्होंने 1640 ईस्वी में साई बाई से शादी की और 1680 ईस्वी में लगभग 50 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न, अकबर ने कब एक नए धर्म दीन इलाही चलाया था? अकबर ने कब एक नए धर्म दीन इलाही चलाया था? 1581 में, 1576 में, 1572 में, 1569 में। इसका ऑप्शन सही है 1581 में। अगला प्रश्न, देखिए 1581 से और 1582 ईस्वी मुगल सम्राट अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। ठीक है, और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? राजा बीरबल था। तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी इंद्र। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन बी शिव। देखिए, राजराजेश्वर मंदिर तंजौर राज्य में है, यह शिव को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, शिव को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, शिव को समर्पित है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है, सूर्य को समर्पित है। और पद्मनाभ स्वामी का मंदिर तमिलनाडु में जो विष्णु जी को समर्पित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काल में सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए? देखिए, सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के
गुप्त वंश से जारी किए गए हैं। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कुषाण वंश। देखिए कुषाण वंश ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। सब कुषाण वंश शासकों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे और गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और चरमपंथी मुख्य रूप से किस बात पर भिन्न थे? स्वराज पर, स्वदेशी, बहिष्कार पर और राष्ट्रीय शिक्षा पर। तो इसका ऑप्शन सही है सी, बाइकॉट मतलब बहिष्कार पर। ठीक है, देखिए 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादियों एवं चरमपंथियों के बीच मुख्य मतभेद बहिष्कार को लेकर था। चरमपंथी जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से देश के अन्य हिस्सों में फैलाना चाहते थे और वही उदारवादियों ने आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। इसी भिन्नता के कारण 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन युयुत्सु राष्ट्रवादी से परिवर्तित अध्यात्मवादी थे? सुब्रमण्यम भारती, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, अरविंद घोष। तो इसका ऑप्शन सही है अरविंद घोष। ठीक है, देखिए अरविंद घोष वेदांत दर्शन के प्रतिपादन किया था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में भी इन्हें जाना जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले, दादू दयाल। तो इसका ऑप्शन सही है ज्योतिबा फुले। देखिए भारतीय समाज सुधारक ज्योतिबा फुले द्वारा वर्ष 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में निचली जातियों और दासों के साथ होने वाले अन्याय पर प्रकाश डाला गया और 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और फुले उनकी पत्नी ने मिलकर 1848 ईस्वी में पुणे में प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना की। अगला प्रश्न, किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कराची। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन बी लाहौर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? बंगाल का विभाजन, एल्बर्ट बिल, ऑप्शन सी है रॉलेट एक्ट की स्वीकृति, ऑप्शन डी है मार्ले मिंटो सुधार। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट। देखिए 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, जबकि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन और 18 फरवरी 1883 में एल्बर्ट बिल और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा कि झुके हुए घुटनों से मैंने रोटी मांगी पर बदले में पत्थर मिले? सही विकल्प चुनिए। तो इसका ऑप्शन ए है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है दांडी मार्च, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन सही है सी दांडी मार्च। देखिए दांडी मार्च आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था यही कि झुके हुए घुटनों से मैंने रोटी मांगी पर बदले में पत्थर मिले। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विद्रोह के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया था। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना का परिणाम था? चौरी चौरा, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आना, बारदावली सत्याग्रह। इसका ऑप्शन ए सही है चौरी चौरा। देखिए 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसी पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच काफ़ी असहमति हुई। फिर 1 जनवरी 1923 में CR दास मतलब चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिससे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है ए चौरी चौरा। अगला प्रश्न, 1857 इन इंडिया मीटिंग और वार ऑफ इंडिपेंडेंस
इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन सही है A.T. एम्बरी। क्या है? A.T. एम्बरी। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड में किसे मौत की सजा दी गई और बाद में उनकी भूमिका के लिए निष्पादित किया गया? विनय बसु, जतिन नाथ बोस, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस। तो इसका ऑप्शन सही है खुदीराम बोस। देखिए, इसके षड्यंत्र कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। इस षड्यंत्र में खुदीराम बोस एवं उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी मतलब बग्गी में बम फेंका था। खुदीराम बोस पहले भारतीय थे जिन्हें सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न, 1932 का पूना समझौता। 1932 का पूना समझौता किससे संबंधित? किसान से, मजदूर वर्ग से, महिला वर्ग से, अवसादग्रस्त वर्ग से। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, अवसाद वर्ग समूह से। देखिए, 1932 ईस्वी का पूना समझौता अवसादग्रस्त वर्ग से संबंधित है। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्नों से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया था, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? अरुणा आसिफ अली को, सरोजिनी नायडू को, सुचेता कृपलानी को, कस्तूरबा गांधी को। ऑप्शन ए इसका सही है सुचेता अरुणा आसिफ अली को। क्या सही है? अरुणा आसिफ अली को। देखिए, इन्हें अरुणा आसिफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। इसकी उपाधि भी इनको 1942 में दी गई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक्ट अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव दिया? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने की सलाह किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी बी डी सावरकर ने, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका ऑप्शन सही है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति से भारत में कौन सी फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी जौ। तो इसका ऑप्शन सही है डी जौ। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में कपास की 10 मिलें हैं और उत्तर भारत की मैनचेस्टर कहा जाता है? लखनऊ को, कानपुर को, वाराणसी को, बरेली को। तो इसका ऑप्शन सही है कानपुर। ठीक है। भारत के किस शहर में कपास की 10 मिलें हैं और उत्तर भारत की मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लखनऊ को, कानपुर को, वाराणसी को, बरेली को। तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही है कानपुर को। और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, जो गुजरात के साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में, संगठित क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में। तो इसका ऑप्शन सही है सी, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति नियोजित प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह कोई उत्पादन में कोई योगदान नहीं देता है। यह बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि और असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व में भारत के पास सबसे बड़ी कृषि भूमि है। रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प के साथ कीजिए। विश्व में दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है यानी थर्ड, चतुर्थ यानी फोर्थ, पंचम मतलब 5वें स्थान पर है। तो यह विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है जहां सबसे बड़ी कृषि भूमि पाई जाती है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस फसल को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है? जई, चावल, सोयाबीन, मक्का। ऑप्शन सही है इसका सी, सोयाबीन। सोयाबीन को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह लेग्यूम फली फसल है। अगला प्रश्न, रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा खनिज तत्व शामिल है? पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक। तो इसका ऑप्शन सही है पोटेशियम, ए। अगला प्रश्न, गुणसूत्र में रचनात्मक परिवर्तन जहां एक डीएनए खंड उल्टे क्रम में अभिविन्यस्त हो जाता है, यह क्या कहलाता है? विलोपन, द्विगुणन, स्थानांतरण, उत्क्रमण। तो इसका ऑप्शन सही है डी, उत्क्रमण। गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन जहां डीएनए खंड उल्टे क्रम में अभिविन्यस्त हो जाता है, उत्क्रमण कहलाता है। जैसे डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है, जीन इसकी इकाई है, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, आलू की विलंबित अंगमारी किसके कारण 1845 में आयरिश भुखमरी हुई थी? इसका रोग कारक कौन सा है? प्लामेओपारा विटिकोला। ऑप्शन बी, हेलमिन्योस्पोरम ओरिजा। ऑप्शन सी, फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस। ऑप्शन डी, हेमिलिया बेस्टर फ्रिकाला। तो इसका ऑप्शन सही है सी, फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस। अगला प्रश्न, एक संक्रामक प्रोटीन के एकल कण जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है वह क्या कहलाता है? प्रियोन, विरियॉन, विषाणु, विरसोइड। क्या कहलाता है? यह ऑप्शन ए है सही है इसका, प्रियोन। अगला प्रश्न, किस देश में कटे हुए पुष्पों को सबसे बड़ा बाजार है? किस देश में कटे हुए पुष्पों का सबसे बड़ा बाजार है? यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान। इसका ऑप्शन सही है जर्मनी। अगला प्रश्न, सेब का फल क्या है? अस्थिल, संपुष्ट, सरल, पोम। क्या है इसका ऑप्शन? डी सही है, पोम। देखिए, सेब एक पोम फल है। सेब एक जूठा फल है जिसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जिसमें इसका पुष्पासन बनता है। पुष्पासन वास्तविक फल को घेरे रखता है। इसमें मांसल और तथा गूदेदार पुष्पासन फल का खाने योग्य भाग होता है। यह फल बहुअंडपी संयुक्त मतलब अधोवर्ती अंडाशय से बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय खरपतवार नहीं है? आइकार्निया क्रासीपेस। ऑप्शन बी, निम्फाया अल्बा। ऑप्शन सी, आर्जीमोन मैक्सिकाना। ऑप्शन डी, अजोला पिन्नेटा। इसका सही है ऑप्शन सी, आर्जीमोन मैक्सिकाना। अगला प्रश्न, खरीफ फसल बोने का समय क्या होता है? अप्रैल से मई, जून से जुलाई, नवंबर से दिसंबर, अक्टूबर से नवंबर। तो इसका ऑप्शन सही है बी, इसका ऑप्शन सही है जून से जुलाई, बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए, खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में और रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक, और जायद की फसल अप्रैल और मई में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 26 नवंबर को, 5 जून को, 21 मार्च को। तो इसका ऑप्शन सही है 26 नवंबर को, बी, दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। देखिए, दुग्ध दिवस तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन 16 सितंबर क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सैटेलाइट शहर नहीं है? गांधीनगर, अहमदाबाद, मोहाली, मुरादाबाद। तो इसका ऑप्शन सही है मुरादाबाद सैटेलाइट शहर नहीं है। मुरादाबाद कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न, लद्दाख के नीचे पर्वतों पर पाई जाने वाली हिमालयी नीली भेड़ का नाम क्या है? लद्दाख के नीचे पर्वतों पर पाई जाने वाली हिमालयी नीली भेड़ का क्या नाम है? भराल, उरियल, गोरल, सेराऊ। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? इसका ऑप्शन चाहिए भराल। देखिए, लद्दाख के ऊंचे पर्वतों पर पाई जाने वाली हिमालयी नीली भेड़ का नाम भराल है। यह भेड़ पत्थरों के बीच रहने के कारण नीले रंग की दिखाई देती है।
अगला प्रश्न, भारत में शहरों का XYZ वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? चिकित्सा अवसंरचना, ऑप्शन बी आयकर कटौती, ऑप्शन सी GST नियमों को लागू करना, ऑप्शन डी मकान किराया भत्ता के स्तर। तो इसका ऑप्शन सही है डी नंबर, मकान किराया भत्ता के स्तर। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता सबसे अधिक है? किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता सबसे कम है? बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका ऑप्शन सही है ए बिहार। सबसे कम साक्षरता कहाँ? बिहार में। कितनी है महिला साक्षरता दर? 51.51। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ? केरल में। कितनी है? 95.2%। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत या स्वच्छ भारत मिशन को खुले में शौच को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। यह 2 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था। मतलब 2 अक्टूबर को कब? 2013 में, 2016 में, 2014 में, 2015 में। शौचालय में खुले में शौच, तो यह शुरू हुआ था आपका 2014 में। अगला प्रश्न, 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था, यह भारत सरकार में वर्ष 2000। अगला प्रश्न काट देंगे तो। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जो हिम तेंदुआ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। तो इसका ऑप्शन सही है डी नंबर, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख हिम तेंदुआओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी को कहा जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ? उत्तराखंड में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? सिक्किम में। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। एक शांत क्षेत्र में CPCB द्वारा निर्धारित अनुमत ध्वनि की सीमा कितनी है? ऑप्शन ए 50 dB, ऑप्शन बी 60 dB, ऑप्शन सी 70 dB, ऑप्शन डी 80 dB। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए 50 dB। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की, मिजोरम की, अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की। तो इसका ऑप्शन सही है सिक्किम। क्या सही ऑप्शन इसका? सिक्किम। देखिए, और कितनी है सिक्किम की जनसंख्या? 60,07,688। देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, विश्व जलवायु परिवर्तन पर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा का आवधिक मूल्यांकन कौन सा संगठन करता है? UNEP, IPCC, IUCN, WHO। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? इसका ऑप्शन सही बी IPCC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। विश्व जलवायु परिवर्तन पर विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा का आवधिक मूल्यांकन इसके द्वारा इसके नामक संगठन करता है। IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक किसके बारे में विचार नहीं करता है? PM10, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में विचार नहीं करता। बात सही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक हवा में मौजूद 8 प्रकार के प्रदूषकों के उत्सर्जन को मापकर प्राप्त किया जाता है। जैसे नंबर 1 पार्टिकुलेट मैटर, जिसी को हम PM10 भी कहते हैं, PM2.5 भी कहते हैं। ओजोन O3 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा PB, अमोनिया NH3, बेंजीन आदि। अगला प्रश्न, UV विकिरण के प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन किसके द्वारा सुरक्षित है? ऑप्शन ए समताप मंडल में ओजोन, ऑप्शन बी पृथ्वी की सतह पर मीथेन,
ऑप्शन सी क्षोभ मंडल में ओजोन, ऑप्शन डी वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ओजोन समताप मंडल में ओजोन। अगला प्रश्न इन्वायरमेंट का प्रश्न, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? किसका? कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? तो ऑप्शन ए सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध का, ऑप्शन बी भारतीय मोर और हॉर्नबिल का, ऑप्शन सी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ऑप्शन डी हरा कबूतर और धूधर जंगली मुर्गी का। तो इसका ऑप्शन सही है ए नंबर, क्या है? सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध। कीथम झील, सूर सरोवर कीथम झील के रूप में जाना जाता, सूर सरोवर को कीथम झील के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियां को जोड़ा जा रहा है? केन और बेतवा, केन और चंबल, सरयू और बेतवा, ऑप्शन डी है यमुना और घाघरा। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है? केन और बेतवा, केन और चंबल, सरयू और बेतवा, ऑप्शन डी है यमुना और घाघरा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, केन और बेतवा। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, बांदा के बगल में, केन और बेतवा। आइए अगला प्रश्न, यूपी जनसंख्या नीति का किस वर्ष तक महिलाओं में कुल प्रजनन दर कम करके 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा था? यह ऑप्शन बी 2030 तक। यूपी जनसंख्या नीति का किस वर्ष तक महिलाओं में कुल प्रजनन दर कम करके 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक। अगला प्रश्न, अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सोन। तो इसका ऑप्शन सही है नर्मदा, ऑप्शन सी सही है नर्मदा। यूएसए में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, यूराल, एटलस, रॉकी। तो इसका ऑप्शन सही है डी रॉकी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है रॉकीज पर्वत। यह 2982 मील मतलब 4799 किलोमीटर लगभग तक फैली। यह श्रृंखला कनाडा से मैस्को तक फैली हुई है। अब एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपी पर्वत श्रेणी, जो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन स्थल शिमला हिमालय के किस भाग में स्थित है? ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय, लोअर हिमालय, आउटर हिमालय। तो इसका ऑप्शन सही है बी लेजर हिमालय। अगला प्रश्न, अमरकंटक की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स कुक, फैबियन वेलिंगसॉसन, ऑप्शन सी रॉल्ड अमुंडसन, ऑप्शन डी है टैसमैन। तो इसका ऑप्शन सही है बी नंबर फैबियन वेलिंगसॉसन, बी नंबर इसका सही है। संकट के कगार पर आई भारतीय जंगली गधे की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में, पश्चिमी घाट में, कच्छ का रण में, पूर्वी हिमालय में। तो इसका ऑप्शन सही है सी कच्छ का रण में। अगला प्रश्न, यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? ताशकंद, कीव, अशगाबाद, अलमाटी। तो इसका ऑप्शन सही है बी, सबको जानते हो कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है। उज्बेकिस्तान किसकी राजधानी है? ताशकंद की। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अलमाटी। अलमाटी किसकी राजधानी? कजाकिस्तान की। हम्बन टोटा पोर्ट कहाँ अवस्थित है? कंबोडिया में, कंपूची में, थाईलैंड में, श्रीलंका में। कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है आपका श्रीलंका में। हम्बन टोटा जानते होंगे, इजी प्रश्न। अगला, यूराल पर्वत कहाँ अवस्थित है? ऊपर आया था ना, ब्राजील, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी ताइवान। तो इसका ऑप्शन सही है यूराल पर्वत आपका रूस में स्थित है। यूराल पर्वत रूस में। उत्तरी अमेरिका में कौन सा जो भी पड़ा था? रॉकी पर्वत। और एंडीज पर्वत कहाँ भी पड़ा था? दक्षिण अमेरिका में। आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। और एटलस कहाँ है? आपका अफ्रीका में। अगला प्रश्न,
वायुमंडल की वायु पृथ्वी से किसके द्वारा जुड़ी है? नमी के, गर्म पवन के, गुरुत्वाकर्षण के, पृथ्वी का घूर्णन से। तो इसका ऑप्शन सही है आपका सी नंबर, गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी से। अगला प्रश्न, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? टोक्यो में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिडनी में, ऑप्शन सी जिनेवा में, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सी नंबर, जिनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को 1950 को हुई थी, संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में। भारत का कौन सा भाग सुंडरलैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है? मिजोरम, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, त्रिपुरा। तो इसका ऑप्शन सही है बी नंबर, निकोबार द्वीप समूह। इजी प्रश्न। अगला, महाद्वीपीय खंडों की पपड़ी में मुख्य खनिज अवयव कौन से हैं? सिलिका और लौह। ऑप्शन है, ऑप्शन बी मैग्नीशियम और निकिल, ऑप्शन सी है लौह और निकिल, ऑप्शन डी है सिलिका और एल्यूमिना। तो इसका ऑप्शन सही है आपका डी नंबर, सिलिका और एल्यूमिना। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र बरमूडा द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में, भूमध्य महासागर में। तो इसका ऑप्शन सही है बी नंबर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। भारत का पहला लोकपाल कौन था? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन बी तुषार मेहता, ऑप्शन सी जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ऑप्शन डी सोमा राय बर्मन। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन ए, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर है, मोनल है, सारस क्रेन है, कबूतर है। एकदम इजी प्रश्न, सारस क्रेन है, ये ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है, जिसे सारस क्रॉच कहा जाता है। और राजकीय पशु और कौन है? राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा। और राजकीय वृक्ष कौन है? अशोक। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ कौन सी? सबसे पहले 1836 में आगरा बनी, और 1858 में प्रयागराज बना, और आंशिक राजधानी के रूप में 1921 में लखनऊ बनी थी। फिर इसको पूर्णतः 1935 में अपनी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को दोबारा बनाया गया। कब? 1935 में। जनजातीय नृत्य शोर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? गोरखपुर से, ललितपुर से, प्रयागराज से, वाराणसी से। शोर नृत्य यह संबंधित है आपका ललितपुर से। सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? वाराणसी में, मुरादाबाद में, लखनऊ में, प्रयागराज में। तो इसका ऑप्शन सही है मुरादाबाद। का सही है? मुरादाबाद। सितंबर 1889 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना मुरादाबाद में हुई थी। अगला प्रश्न, फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए, अवनूस का काम के लिए, चूड़ियों के लिए, लकड़ी का काम के लिए। तो इसका ऑप्शन सही है सी नंबर, चूड़ियों के लिए। अच्छा, प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है? आंवला नगरी के लिए। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल नगरी जिसे कहा जाता है। फिरोजाबाद तो चूड़ी के लिए देखा जानते हैं। और बरेली सुरमा नगरी कहा जाता है। कानपुर को चर्म नगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, वही आ गया ना। चलिए आपका डी नंबर, मुरादाबाद। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहाँ स्थित है? वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में। ऑप्शन ए नंबर, वाराणसी में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत इंजन का निर्माण वाराणसी शहर में स्थित है। 1961 में स्थापित किया गया था इसे, मडुवाडी नाम से। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला है? ऑप्शन सी 490 वर्ग किलोमीटर में। कौन से? ऑप्शन 490 वर्ग किलोमीटर में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बरेली जिला में, ऑप्शन बी बदायूं जिला में, ऑप्शन सी उन्नाव जिला में, ऑप्शन डी बाराबंकी जिला में। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी,
उन्नाव जिला में, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। और सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ? हरदोई में। कहाँ है? हरदोई में। और समसपुर पक्षी अभयारण्य आपका है रायबरेली में। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में। पार्वती अंगरका पक्षी अभयारण्य गोंडा में। ग्रामीण गरीब के स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप HSG को बैंक से जोड़ने को प्रायोगिक परियोजना के रूप में किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1990 में, 1992 में, 1998 में, 1999 में। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन बी नंबर 1992 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक लखनऊ में नहीं है? कौन सा नहीं है? रूमी दरवाज़ा नहीं है, खुसरो बाग नहीं है, छोटा इमामबाड़ा नहीं है, जामा मस्जिद नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? आपका खुसरो बाग नहीं है। खुसरो बाग कहाँ है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न, उस राज्य का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कही जाती है। किसे कही जाती है आम्र राजधानी? आपका हमारा मलिहाबाद। सीधा ऑप्शन लगाइए। प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम नगरी। और मुरादाबाद को कहा जाता है चूड़ी नगरी। और बरेली को कहा जाता है सुरमा नगरी। बरेली को सुरमा नगरी, मलिहाबाद को आम नगरी। अगला प्रश्न, ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष में माना गया है? 1981 में, 1982 में, 1983 में, 1984 में। तो इसका ऑप्शन है सी 1983 में। ठीक है। और कुछ मुख्य विरासत स्थल हैं, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कब उनको शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी को 1986 में, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। आगरा किला को 1983 में, जब ताजमहल को शामिल किया गया, ये भी उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और ताजमहल, ये तीनों उत्तर प्रदेश के हैं। बस फतेहपुर सीकरी 1986 में और आगरा किला और ताजमहल 1983 में। अब हम्पी 1986 में विश्व विरासत स्थल पर शामिल किया गया। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। सांची स्तूप 1989 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। कहाँ है? MP में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, ऑप्शन बी किंगडम ऑफ बनारस और टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन सी यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद, ऑप्शन डी अवध। तो इसका ऑप्शन सही है, सब जानते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा। क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। ठीक है। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन सही है आपका 1916 में। 1916 में 4 फरवरी 1916 को मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में जाना जाता था। ठीक है, धन्यवाद।